हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय ऑल। सब मस्त हो ना? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम लोग कैटालिसिस पे आ गए हैं। बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग यानी कि कैटालिसिस तक तो पहुंच गए। अब एटमोस्ट नेक्स्ट वीक तक तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो ही जाएगा। फिलहाल मैंने कल भी आपसे बात की थी कि प्रीवियसली कुछ दिनों पहले सिलेबस डिडक्शन का एक सर्कुलर आ गया गुजरात बोर्ड के लिए, जिसमें कई चैप्टर्स में से कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को निकाल दिया गया है और कुछ चैप्टर ही पूरे निकाल दिए, लाइक चैप्टर 15-16। लेकिन वहां पर एक आध दो चैप्टर ऐसे भी है जिसमें पूरा सिलेबस रखा ही है, कुछ भी डिलीट पोर्शन या डिडक्शन नहीं किया है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ठीक है कि भाई डिडक्शन तो हो गया, बट जो भी स्टूडेंट्स पूरे दिल से और पूरी लगन से जेईई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो तो सब कुछ प्रिपेयर करे, ठीक है? वो तो सब कुछ प्रिपेयर करे, कोई भी चीज को स्किप या मिस ना करे, क्योंकि फंडास तो कनेक्टेड रहते हैं। आप कोई भी फंडा को निकाल कैसे सकते हो? और ऑलरेडी पिछले 6 महीने के अंदर हमने तो सारी चीजें पढ़ी है। जो भी चैप्टर्स पढ़े हमने पूरे ही पढ़े, लाइन टू लाइन पढ़े, शायद ज्यादा डिटेल में पढ़े, टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा डिटेल में हम पढ़े। लाइक आप भी सोचिए, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर 2 कंप्लीट किया, चैप्टर 3 कंप्लीट किया, चैप्टर 4 कंप्लीट किया, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10 कंप्लीट किए। तो ये 6 चैप्टर्स तो हमने पूरी तरह से कंप्लीट किए। अब ये चैप्टर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसको भी मैं पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तकरीबन अभी बस अगले वीक तक तो हमारा ये टर्म के सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी हो जाएंगे। अब उसके बाद मैं एक और ऑर्गेनिक का चैप्टर, मतलब नंबर जो 11 है, जो काफी बड़ा चैप्टर है, मैं उसे स्टार्ट करवाने वाला हूँ। जो चैप्टर नंबर 11 है हमारा, मैं उसे स्टार्ट करवाऊंगा। अब मेरा एक और प्लान ये भी है कि मैं एक वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर 4 के जो न्यूमेरिकल्स है, 1 या 2 वीडियो लेक्चर जो भी होंगे, उसके न्यूमेरिकल्स मैं रिकॉर्ड करके सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। चैप्टर 4 के खास करके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलो मैं करवा ही दूंगा उसके अलग से 2 वीडियो। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है मैं उसके अलग से 2 वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने टाइप्स ऑफ कैटालिसिस पढ़ा था। अभी आज हमने बेसिकली वहां पर होमोजेनस कैटालिसिस को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको हेट्रोजेनस कैटालिसिस करवाना है और मुझे आपको होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटालिसिस के जो डिफरेंस पॉइंट हैं वो पॉइंट्स मुझे आज ही के लेक्चर के अंदर सिखाने भी है। वो पॉइंट्स हमें आज ही के लेक्चर में करने हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि कैटालिस्ट जो रहते हैं, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, वो डिपेंड करता है कि कैटालिस्ट का एंड रिएक्टेंट का फेस क्या है। अगर उन दोनों के फेस सेम हुए, यानी कि वो जो कैटालिस्ट है वो होमोजेनस हुआ, और अगर फेस अलग अलग हुए, यानी कि कैटालिस्ट का फेस रिएक्टेंट के फेस से अलग पड़ा, तो वो बन जाएगा हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। अब ये जो पूरी प्रोसेस होगी उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस कैटालिसिस। सेम वे होमोजेनस के लिए होमोजेनस कैटालिसिस बोलेंगे, करेक्ट? इन चीजों के बारे में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। अभी आज हम शुरू करते हैं हेट्रोजेनस कैटालिसिस।
लेकिन हेट्रोजीनस कैटालिसिस में पढ़ाऊँ आपको, तो पहले हम लोग उसको समझने के लिए उसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि भाई वो किस तरह से प्रोसीड करता है। हेट्रोजीनस कैटालिसिस किस तरह से होता है उसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अब यहां पर मैंने कैटालिसिस बोला है, यानी कि पूरी प्रोसेस की मैं बात करूंगा, सिर्फ कैटालिस्ट के बारे में ही नहीं बट पूरी प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके हम पॉइंट्स पढ़े, लेकिन उससे पहले समझना कि इस रिएक्शन में कैटालिस्ट का एंड रिएक्टेंट का दोनों अलग फेजेस रहते हैं। कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट हैव डिफरेंट फेजेस। कैटालिस्ट एंड reactants have see different phases, have different phase। उनके जो फेज रहते हैं वो अलग रहते हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट फेजेस। आगे देखिएगा, जैसे यहां पर खास करके कैटालिस्ट जो होता है वो सॉलिड फेज का रहता है इधर, एंड यहां पर रिएक्टेंट्स जो रहते हैं वो खास करके गैसियस स्टेट के रहते हैं। ओके, ये बात को हमें ध्यान में रखना है। अब इसके टोटल जो मैकेनिज्म है उसके 5 स्टेप्स हैं। पांच स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है बच्चों, बेसिकली ये हमारा कैटालिस्ट का एक पीस है और ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, वो उसकी तरफ आ रहे हैं। यानी कि पहले स्टेप में देयर इज डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस, ठीक है। पहले स्टेप में मॉलिक्यूल का सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसके तरफ आते हैं, डिफ्यूज होना शुरू होती है। सेकेंड स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 2 में, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है जो डिफ्यूज हुए हैं उनका एड्सॉर्प्शन शुरू होता है, एड्सॉर्प्शन ऑनटू सरफेस। अब जो मॉलिक्यूल वहां पर डिफ्यूज हुए थे उनका एड्सॉर्प्शन होना शुरू हो गया है, एड्सॉर्प्शन ऑनटू सरफेस। एक सेकेंड ना बच्चों, बुक गिर गई। यस, चलो यहां पर ध्यान दो, बुक गिर गई, रिस्पेक्ट तो देना होता है ना। तो एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस, अब वही मॉलिक्यूल का सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होना शुरू हो गया है, इट हैज बीन स्टार्टेड। अब उसके बाद जो इसमें तीसरा स्टेप होता है, अब ऑब्वियस है कि भाई ये मॉलिक्यूल अगर उसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो गए हैं तो अब यही मॉलिक्यूल्स अंदर अंदर रिएक्ट होना शुरू होंगे, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हुए,
ठीक है, ये मॉलिक्यूल अंदर रिएक्ट होना शुरू हो गए और इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को बनाना शुरू किया। दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियस है, रिएक्टेंट आ गया तो अब प्रोडक्ट तो बनने गए। देखो मैंने उसको ब्लू राउंड सर्कल मतलब कि ब्लू बॉल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ होगा, अब ये जो प्रोडक्ट बन गया है, यहां पर जो प्रोडक्ट बन गया है बच्चों, अब वो निकलना शुरू होगा, यानी कि उसका डिसॉर्प्शन होना शुरू होगा, ठीक है। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या हुआ, बेसिकली होता ही है कि जो मेटल की सरफेस रहती है जो कैटालिस्ट के तौर पे यूज हुआ है, उसमें डेप्थ्स रहते हैं, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे डेप्थ्स रहते हैं, पोर्स टाइप रहते हैं, वहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आते हैं, धंसते हैं, फिर वो रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो वहां से निकलना शुरू होते हैं, वहां से निकलना शुरू होते हैं। एंड लास्ट में पांचवें स्टेप में डिफ्यूजन बैक, डिफ्यूजन बैक, ठीक है, समझे। अब जैसे ही एक मॉलिक्यूल आए या दो मॉलिक्यूल्स आ गए रिएक्शन के लिए, जो बेसिक कंडीशंस है, उतने मॉलिक्यूल आ गए, रिएक्ट हो गए, प्रोडक्ट बना दिया। अब दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे, रिएक्ट हुए, प्रोडक्ट बनाए, निकले। तीसरे टाइप के मॉलिक्यूल आ गए, रिएक्ट हुए, प्रोडक्ट बनाए, निकले। ऐसे आते जाते रहेंगे, चलता ही रहेगा प्रोसेस। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मेटल जो हमारा यहाँ पर कैटालिस्ट है, वो तो जहां पर था अभी भी वहीं पर है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, बस उसकी सरफेस यहां पर काम आ गई रिएक्शन के लिए। लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म रहता है तो वहां पर ट्रेन आती है और जाती है, ट्रेन आती है, लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, फिर ट्रेन चली जाती है। तो ट्रेन का आना जाना चला रहता है, पर प्लेटफॉर्म वहीं का वहीं होता है, बराबर के नहीं। तो वो एक प्रकार का कैटालिस्ट ही हुआ। क्लियर है, दैट इज वन काइंड ऑफ कैटालिस्ट। अब यहां पर मैकेनिज्म के बाद हमें कुछ दो एग्जांपल्स भी लेने हैं। वी गोना टेक सम एग्जांपल्स आल्सो। एग्जाम्पल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़े एग्जाम्पल भी लेना जरूरी है, दे आर इंपॉर्टेंट, ओके। लाइक मैंने यहां पर मतलब जो टेक्स्ट बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए हैं वही लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया कि भाई 2SO2 गैस लिया है और उसको O2 गैस के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या मिला, तो V2O5 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं और वो सॉलिड फॉर्म में। अब आप खुद से ही समझो और देखो और चेक करो कि यहाँ पर V2O5 मैंने जो लिया है वो तो सॉलिड फॉर्म में है, जो कैटालिस्ट का काम कर रहा है, और ये जो है वो गैशियस है, ये गैशियस फॉर्म में है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब होगा। यानी कि यहां पर ये दोनों के फेजेस अलग पड़ गए हैं, दे आर डिफरेंट हियर, और हमें मिल क्या रहा है, तो हमें मिल रहा है 2SO3 गैशियस। तो यहां पर जो हमारा रिएक्टेंट है एंड कैटालिस्ट है, उन दोनों के बीच में जो फेजेस हैं वो अलग अलग हैं, द फेजेस आर डिफरेंट। यहां पर क्या हो रहा है, तो जो फेजेस है बच्चों वो डिफरेंट है। SO2 and O2 are gases whereas V2O5 is solid. SO2 and O2 are gases while V2O5 is solid. वो सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट देखना जरा, हम
हमने N2 गैस लिया और 3H2 गैस के साथ रिएक्ट किया। आयरन हमारा यहाँ पर कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर आयरन जो है वो कैटालिस्ट का काम कर रहा है और हमें मिल रहा है 2NH3 गैसियस फॉर्म में। अब बेसिकली ये रिएक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। ये हमारा हेबर्स प्रोसेस, इसके बारे में हमने वर्बली आगे डिस्कशन किया है। यहां पर ये जो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में है, जो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में है, बाकी जो रिएक्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स है वो तो गैसियस फॉर्म में है। अब वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इन सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं और एड्सॉर्ब होके यही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होते हैं और वही वहां से फिर प्रोडक्ट बना देंगे और वो प्रोडक्ट क्या होगा, बाहर डिसॉर्ब हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होगा। तो यहां पर ये जो है N2 and H2 आर इन गैसियस फॉर्म, N2 and H2 आर इन गैसियस फेज, ठीक है ना, बट Fe इज सॉलिड। Fe क्या है, तो सॉलिड। तो यहां पर हमारा फेज बदल गया, द फेज हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। तो ये बन गए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी कंप्लीट हुआ। अब इनका डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। वैसे हमारी टेक्स्ट बुक में इनका एक टेबल ऑफ डिफरेंस दिया होगा, ठीक है। इनका डिफरेंस के मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको रीड कर लो और फिर हम लोग आगे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी लेना, मैं एग्जैक्ट 2 मिनट का टाइम दूंगा। ओके, हो गया आप लोग का? हाँ, पढ़ तो लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम आगे जाते हैं, विद द नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया। चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटालिसिस, ठीक है। एंड heterogeneous
कैटालिसिस, ध्यान देना। ओके, तो जरा ध्यान देना इधर। तो डिस्टिंग्विश करते हैं पे अटेंशन हियर। अब इसके टोटल 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। देर आर 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, इनके टोटल 5 पॉइंट्स है डिफरेंस के, ध्यान देते रहना। मैंने 6 बनाए, सॉरी 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इस पार्ट में हम लोग होमोजीनस के बारे में लिखेंगे, ठीक है, कैटालिसिस, एंड उस पार्ट में हेट्रोजीनस, कैटालिसिस, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। पहला डिफरेंस है होमोजीनस कैटालिसिस। कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट दोनों का सिंगल फेज होगा। इसमें क्या होगा, पहला सबसे मेन चीज, कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट का फेज सेम रहेगा। और उसमें क्या होगा, कैटालिस्ट एंड reactant have different phases। अब इनमें phases अलग होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, रिएक्शन अकर्स इन द लिक्विड फेज और गैसियस फेज। इनमें जो रिएक्शन होता है, इनमें सारे या तो लिक्विड होंगे या सारे गैसियस होंगे। रिएक्शन अकर्स in liquid phase और gaseous phase, ठीक है। इनमें क्या होगा, रिएक्शन डज नॉट अकर इन गैस और लिक्विड फेज बट अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। रिएक्शन does not occur in liquid or gaseous phase but occurs on the surface। अब आप खुद से याद करो कि अब इनमें तो हमने देखा था कि भाई सारे या तो गैस होंगे या फिर सॉलिड होंगे, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आई मीन लिक्विड होंगे, सॉलिड तो होते नहीं। अब उनमें क्या होता है कि सरफेस के ऊपर ही, हेट्रोजीनस कैटालिसिस में क्या होता है कि भाई कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर ही रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो सॉलिड लिक्विड फेज में नहीं बल्कि सॉलिड के सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस सॉलिड ऑफ सॉलिड। यानी कि हमारे पास जो कैटालिस्ट है उसके सरफेस के ऊपर ही तो हो रहा है, ऊपर के पार्ट में ही तो हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट। और यहाँ पर द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ पर कैटालिस्ट के सरफेस की तो बात है ही नहीं, यानी कि रिएक्शन का रेट कैटालिस्ट की सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं होगा। The rate of reaction does not depend upon the surface area of कैटालिस्ट, ओके। और यहां पर क्या होगा,
the rate of reaction is directly proportional to the surface area of catalyst। ठीक है ना। अब इनमें तो कैसा होता है कि भाई अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। लाइक हम लोग ने आगे ही देखे थे कि अगर हमारे पास कोई भी कैटालिस्ट है यानी कि एड्सॉर्बेंट है और वो सॉलिड में है, पाउडर फॉर्म में है, तो फिर हम पाउडर फॉर्म को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और अगर मान लो वो रफ हो एंड स्मूथ हो तो हम रफ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं ताकि उसमें भी सरफेस एरिया बढ़ता है। एंड तीसरा उसमें हमने देखा था कि एक्टिवेटेड चारकोल और चारकोल हो सिंपल सा, तो हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल को प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हमने आगे ही पढ़ी थी। पॉइंट नंबर 4 जो इसका डिस्टिंग्यूशन पॉइंट नंबर 4 बनता है, द कैटालिस्ट डिसॉल्व्स इनटू द गैस फेज और सॉल्यूशन। ठीक है, द कैटालिस्ट डिसॉल्व्स into the गैस फेज और सॉल्यूशन। अब जो कैटालिस्ट होता है ना वो गैस फेज में या फिर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। अब इसमें तो कभी भी कैटालिस्ट डिसॉल्व होता ही नहीं, क्योंकि हमने तो देखा कि भाई सरफेस के ऊपर आता है। ये सरफेस के ऊपर आता है, ये कभी अंदर डिसॉल्व होता नहीं है खुद। ठीक है, द कैटालिस्ट does not dissolve in the reactant mixture। इसका फिफ्थ पॉइंट ऑफ जो डिस्टिंग्यूशन है, जो हमारा 5वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उसके बारे में जरा ध्यान देना। कैटालिस्ट कैनॉट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस। अब इनमें कैटालिस्ट को हम आसानी से रिएक्शन में से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियसली जो मिक्स हो गया है, डिसॉल्व हो गया है, उसको तो हमें अलग करना, सेपरेट करना ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है ही। कैटालिस्ट कैन नॉट बी easily separated from the products of reaction। अब इनमें फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? कैटालिस्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन प्रोडक्ट। अरे तो ऑब्वियस है यार कि इनमें तो क्या होता है कि भी सरफेस के ऊपर प्रोडक्ट बन गया तो और खुद ही निकल जाएगा, यानी कि अलग करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अलग हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं? तो कैटालिस्ट कैन बी separated from the products of reaction। इनमें तो हम सेपरेट कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ये तो कि भाई वो तो प्रोडक्ट तो इधर खुद ही अलग हो रहा है, इधर तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट खुद ही अलग हो रहा है, हम उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अलग हो रहा है इधर। एंड इसका सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, मैं इधर लिख देता हूँ सिक्स्थ वन। ठीक है, और इसका सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इतने में आ जाएगा वो तो। द होमोजीनियसली कैटलाइज रिएक्शन आर ऑफन लिटिल फास्टर। देखो ऑब्वियस बात है कि यार जो होमोजीनियस है वो तो आसानी से एक दूसरे के अंदर घुसेंगे, रिएक्ट होंगे, बराबर के नहीं? होमोजीनियस है। अरे आप ही खुद से सोचिए कि भाई आपके क्लासमेट कोई होगा तो आपकी तो आराम से उसके साथ ट्यूनिंग होगी ना। अब कोई अचानक से नया बंदा आ गया तो आप थोड़ी उसके सामने फ्री हो पाओगे, उतना टाइम लगेगा ना। सेम बात है। अरे अपने इंडियन को मिले फॉरेन जाकर तो कैसे तुरंत अपने, अभी कोई यूएसए गया हो या कोई कनाडा गया हो या कोई और कंट्री में गया हो घूमने के लिए और वहाँ पर कोई इंडियन मिल जाए
गुजराती मिल जाए तो क्या बोलो, अरे क्या छो, बराबर के नहीं, क्लियर है कि नहीं। बट ऑब्वियस है कि भाई होमोजीनियस जो अगर होगा तो फटाफट रिएक्ट होगा, हेट्रो होगा तो उसमें रिएक्शन में टाइम लगेगा। द हेट्रोजीनियसली कैटालाइज रिएक्शन आर ऑफन स्लोअर देन दोज विच आर होमोजीनियसली, दे आर फास्टर, दे आर फास्टर। ये तो फिक्स चीज है, एकदम इजी बात है यार कि भाई इनमें तो क्या है कि मॉलिक्यूल एक ही टाइप के हैं तो आराम से रिएक्ट हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल के टाइप्स बदलते हैं तो उनमें रिएक्शन में टाइम भी लगता है, और उन्हीं में ज़्यादा कैटालिस्ट भी देना पड़ता है, उन्हीं को ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर सब देना पड़ता है, समझे कि नहीं। अगर कोई नया नया गया हो फॉरेन में, साला इंग्लिश भी ना आता हो, अले और एकदम गांव से गया हो, अले भाई अब पानी पीछे तो चो मल छे भाई, यानी कि ऐसा ही होगा ना, क्लियर है कि नहीं। तो यस, तो अपने को उस टाइम पर अगर कोई अपने टाइप का कोई मिल जाए तो अपना काम बन जाए। दे आर स्लोअर, ये कैसे रहते हैं, दे आर स्लोअर, ये रिएक्शंस थोड़े से स्लो रहते हैं, दे आर स्लोअर रिएक्शंस, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, हमने यहाँ पर 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़े, एक बार रिवाइज करते हैं। कैटालिस्ट और रिएक्टर इधर सेम फेज में रहते हैं, हेट्रो में डिफरेंट फेज में रहते हैं। यहाँ पर रिएक्शन अकर इन लिक्विड फेज और गैशियस फेज, ये तो लिक्विड फेज में होगा या गैशियस फेज में होगा। यहाँ पर तो ये सरफेस एरिया के ऊपर ही रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट के सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं होता, यहाँ पर ऑब्वियस है कि भाई कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक पाउडर वाले में ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, बराबर कि नहीं। एंड पीसीस में सॉलिड में उतना कम रहेगा। सेम वे एक्टिवेटेड चारकोल ज़्यादा फेवरेबल है, एंड सेम वे रफ सरफेस ज़्यादा फेवरेबल होता है। चौथा पॉइंट है कि कैटालिस्ट जो है ये सॉल्यूशन में या इसके गैशियस फेज में डिसॉल्व हो जाता है, बट इनमें ऑब्वियस है कैटालिस्ट खुद डिसॉल्व नहीं होता। कैटालिस्ट क्या करता है, हेट्रोजेनस में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को लाता है, जगह देता है, आ भाई तू रिएक्ट हो, तेरा काम कर, प्रोडक्ट बना और जा, बराबर के नहीं। इनमें क्या होता है, कैटालिस्ट को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, ऑब्वियस है क्योंकि डिसॉल्व हो चुके हैं, तो उनको सेपरेट करने की टेक्निक भी थोड़ी सी हटके होगी, और इनको तो ऑब्वियसली सेपरेट करने की जरूरत है ही नहीं, कैटालिस्ट खुद ही सेपरेट कर देता है, चल निकल भाई तेरा काम हुआ, चल निकल, बराबर के नहीं। अब ये होमोजेनस ऑब्वियसली कि इनका रेट थोड़ा फास्ट होगा, और हेट्रोजेनस है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो आसानी से कंबाइन नहीं हो पाएंगे, तो उनका जो रेट है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, दैट वुड बी स्लोअर एज कंपेयर टू अदर रिएक्शंस, और भी रिएक्शंस के कंपैरिजन में स्लो रहता है। अब बच्चों यहाँ पर हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप कि आज के इस लेक्चर में, देखो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने दो चीजें पढ़ी, हमने मैकेनिज्म ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पढ़ा, उनके एग्जांपल्स पढ़े, और हमने उन दोनों टाइप ऑफ कैटालिसिस के डिफरेंस डिस्टिंग्विशंस भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैटालिस्ट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। मैं इतने पार्ट का 1 मिनट तक वीडियो चलाऊंगा, किसी को रिवाइज करना है कर सकते हैं, ठीक है, एंड स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ओके। चलो मैं वेट करता हूँ।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ने लिख लिया होगा, पूरा समझ लिया होगा पूरा। कम से कम आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।